Good evening, everyone. My name is Saransh Mershi, and I'm a lecturer in Suresh Gyanvihar University. And today we will discuss about the numericals of the spring, which is the part of the strength of material. Numericals of spring. Then we will discuss about this numerical. Then the first numerical is मतलब कि जब भी अब तक स्प्रिंग के बारे में कि अब तक जो भी हमारी प्रीवियस वीडियोस जो थी उसके अंदर हमने बात करा था कि व्हाट इज स्प्रिंग, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रिंग, व्हाट इज द नोमेनक्लेचर्स ऑफ स्प्रिंग एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमने बात करी थी कि स्प्रिंग क्या होती है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, और क्या उसका फॉर्मूला होता है कि जिसके थ्रू हम उसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस कि उसके अंदर कौन कौन सा नॉमेनक्लेचर है और मतलब कौन कौन सा नॉमेनक्लेचर है कि जिसको अपन यूज में लेते हैं फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ स्प्रिंग, उसके बारे में जो है हमने डिस्कशन किया था। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स ऑफ द स्प्रिंग। Then the numerical is it is required to design a helical compression spring subjected to a maximum force of 1250 Newton. The deflection of the spring corresponding to the maximum force should be approximately 30 mm. The spring index can be taken as 6. The spring is made of a patent and cold drawn steel wire of grade 1. The constant capital A and small m can be taken as 1753 and 0.182 respectively. Capital G is equal to 81,370 Newton per mm square. The permissible shear stress for the spring wire should be taken as 50% of the ultimate tensile stress. Design the spring and calculate. कि मतलब कि यहाँ पर हमको एक कंडीशन दे दी गई कि एक हमारी डिजाइन है कि एक हमारी कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है जो कि 1250 न्यूटन के फोर्स पर एप्लीकेबल है, और उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है ना वो अप्रोक्सीमेटली 30 तक का डिफ्लेक्शन आ रहा है जब उसके ऊपर 1250 न्यूटन का फोर्स लगा है, और उसके लिए आपको स्प्रिंग इंडेक्स जो है वो 6 दे रखी है। और जो कंडीशन जो है, कंडीशन हमारी है कि यहाँ पर पेटेंट एंड कोल्ड्रोन स्टील वायर है ग्रेड 1 का। ठीक है, और कांस्टेंट हमको यहाँ पर 1753 और 0.182 दे दिया गया है, और जी जो कि हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है उसकी वैल्यू है हमारी 81,370 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी परमिसिबल शेयर स्ट्रेस है वो हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की 50% है। मींस कि जितनी हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी परमिसिबल शेयर स्ट्रेस उसकी हमारी हाफ होगी। मींस लेट अस लेट अस सपोज कि अगर हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसकी वैल्यू अगर हमारी 10 mm है, सपोज दैट, तो जो हमारी परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जो होगी उसकी वैल्यू हमारी 5 ही होगी। अब बोला है कि ये कंडीशन दे दी गई है, तब उस कंडीशन के अंदर आप स्प्रिंग को डिजाइन कीजिए और ये कुछ पैरामीटर्स है जिनको आप फाइंड आउट कीजिए, जिसके अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल वायर डायमीटर, सेकंड मीन कॉइल डायमीटर, थर्ड नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, fourth total number of coils, fifth free length of spring, and the last but not least is pitch of the coil। कि ये एक हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वायर डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, स्प्रिंग इंडेक्स, इन सब का डिस्कशन जो है हम हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट दिस न्यूमेरिकल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो चीजें यहाँ पर हमको गिवन है वो हम नोट डाउन करते जाएंगे। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो चीजें मतलब कि जो पर्टिकुलर चीज हमको यहाँ पर गिवन है उसके बारे में हम यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स जिसको हम कैपिटल पी से जिसको हम कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं,
कैपिटल P इज इक्वल टू 1250 न्यूटन। 1250 न्यूटन। 1250 न्यूटन। Now the deflection of the spring, which is denoted the deflection of the spring, which is denoted by delta, is equal to delta is equal to 30 mm. 30 mm. Now the spring index, which is denoted by capital C, is equal to 6. The constant A and M, 1753 and 0.182. Then capital A is equal to 1753 and small m is equal to 0.182. Capital G is equal to 81,370 Newton per mm square. Capital G is equal to 81,317 Newton per mm square. एंड द परमिस कि ये जो है ये वैल्यूज हमको यहाँ पर दे रखी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैलकुलेट जब हमको करना है तो इसके अंदर हमको दे रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वायर डायमीटर कैलकुलेट करना है। देन इस पूरे न्यूमेरिकल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम कुछ स्टेप्स के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप 1। Step 1. Here we will discuss about the step 1. Here we will discuss about the permissible shear stress. Permissible shear permissible shear stress. Just calculate as permissible shear stress, which is denoted by capital S into UT. Permissible shear stress, which is denoted by SUT. SUT, which is equal to 0.5 SUT is equal to capital A upon small d into में small d की पावर m SUT is equal to d की पावर m capital SUT is equal to a upon d की पावर m, and then putting this value and putting the values of a and m in this formula, then we obtain capital A is equal to
1753 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की पावर 0.182. Then we know that tau. And now we will discuss about the tau, which is represented by the ultimate tensile stress. Tau is equal to 0.5 into में s into में ut. Into में sut. Then put the values of sut in the formula of this this equation. Then we obtain then we obtain 0 then we obtain 0.5 into में into 1753 divided by d की पावर 0.182. then then we calculate the values of 76.5 divided by divided by d की पावर 0.182 into न्यूटन per mm square. Newton per square, which is the values of this. And now we will discuss about the step second. Wire diameter. Wire diameter. Uh, when we calculate the values of wire diameter, uh, we will discuss about the capital K, which is represented the end of the stress, which is represented the end of the stress. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंड इसको जब हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो इसको जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम लोग इसको जब लोग हम जो है बाद में हम इस चीज को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और जब एक जो कंडीशंस जो जो हमारी एक आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे कैपिटल के इज इक्वल टू फोर सी माइनस डिवाइडेड बाय फोर सी माइनस के फोर प्लस के 0.615 divided by C, which is equal to when we putting the values of capital C in this formula
4, 4 into 6, which is the value of C minus K1 divided by 4 into, into 6, 4 into 6 minus K4 plus K 0.615 divided by. Now we calculate value of K, which is equal to capital K is equal to 1.2525, which is represented the intensity. Now now we will discuss about the formulas of the ends of the tile, which is represented by tau is equal tau is equal to tau is equal to capital K into में 8 PC on pi into में small d tau whole square. Whole square when it is equal to the values of capital K is equal to 1.2525, 1.2525 में 8 into the values of P is equal to 12 Newton. Then 1250 into 6 divided by 4, which is the values of pi into में the small d. Then small d, which is the unknown value, so it is called d square. And now we will calculate this value. We obtain d square divided by d square divided by uh, d के power 0.182, d के power 0.182, which is equal to 1.2525, 1.2525 8 into 1250 into 6 divided by 3.14 into में 876.5. Then we calculate the values of this.
इज इक्वल टू 27.29 और D is equal to 27.29 27.29 power divided by 1.88, and the values of capital D, the values of capital D is equal to 6.16 equal to 7 mm. D जिसको अपन requirement की अपनी इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे डिजाइन हमारी पहले को करना है हमारे आ चुके हैं राउंड फिगर अंदर 7 values of the diameter of the to 7 mm. अभी हमारे डिजाइनिंग के वायर डायमीटर आती है जो हमारे 7 mm है। उसके बाद हमको इस चीज को क्रॉस चेक करना है कि ये जो एक हमारी वैल्यू निकल कर आई है 7 mm, क्या ये वैल्यू हमारी उस स्प्रिंग की डिजाइनिंग के लिए है या नहीं। जो पूरी स्प्रिंग की जो डिजाइनिंग है या नहीं, इस चीज for design, check for design. So कि अब यहाँ पर कि जब भी अगर हमको सबसे पहले तो जो सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई है कि सबसे पहले कि जब ये जो फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था कि एस यू टी इसे जो एक फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था कि टाउ इज इक्वल टू 0.5 इंटू एस यू टी, कि यहाँ पर जो एक जो पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने डिस्कस की थी कि टाउ इज इक्वल टू 0.5 इंटू एस यू टी, उसको जब मैं यहाँ पर रखूंगा एंड देन वी फाइंड दिस वैल्यू टाउ इज इक्वल टू 0.5 इंटू में एस यू टी। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ कि अब मैं बात करूंगा कि उस कंडीशन की कि जब मतलब कि अब यहाँ पर मैंने एक बात करी थी कि अभी जो मैंने बोला कि d इज इक्वल टू 7 mm, मतलब कि डायमीटर वायर डायमीटर की वैल्यू जो हमारे 7 mm निकल कर आई है कि इस वैल्यू के अंदर जो हमारी डिजाइनिंग है वो सेफ है या नहीं, उस चीज को चेक करना है हमको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या जिसको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस भी हम बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस टेबल, मतलब कि जब भी इस टेबल को हम यूज में लेंगे कि जो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, अब यहाँ से जो है हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले जो है कि क्वेश्चन के अंदर कि हम ये देखेंगे
कि जब हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे कि इसके अंदर हमको व्हिच टाइप्स ऑफ ग्रेड्स आर यूज्ड इन दिस न्यूमेरिकल। तो इसके अंदर जब ये वाली लाइन जब हम लोग पढ़ते हैं, द स्प्रिंग इज मेड ऑफ पेटेंट एंड कोल्ड ऑन स्टील वायर ऑफ ग्रेड 1, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल मतलब कि जब भी हम इसकी डिजाइनिंग चेक करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर हमको मतलब कौन से टाइप की ग्रेड दे रखी है। मीन्स कि हमको ग्रेड 1 दे रखी है, ग्रेड 2 दे रखी है, ग्रेड 3 दे रखी है, या फिर ग्रेड 4 दे रखी है। इस चीज को जो है हम लोग यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद में जो है आगे का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। देन कि अब हमने यहाँ पर देखा कि हमको ग्रेड 1 दे रखी है, तो उसके बाद में कि हम लोग बात कर तो इस ग्रेड 1 के अंदर देखेंगे और उसके बाद में कि हम इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे। सर इसके अंदर हम वो वैल्यू लेंगे कि जो हमारा वायर डायमीटर की जो वैल्यू निकल कर आई है उसको हम लोग देखेंगे। कि जब हम लोगों ने जब वायर डायमीटर की वैल्यू जो है हम लोगों ने 7 mm कैलकुलेट करी है। अब 7 mm हमारा वायर कटर है और और मतलब कि और जो ग्रेड 1 की डिजाइनिंग है। जो यहाँ पर हमारा मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा उसकी वैल्यू हमारी 1090 न्यूटन पर एमएम होगी। वैल्यू जो है हमारी यहाँ से निकल गई कि तो कि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कि यहाँ पर डी इक्वल टू के लिए जो हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है वो हमारी 1090 वन और डी इक्वल टू 70 कैलकुलेट और ग्रेड 1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसको अकॉर्डिंग हम लोग इस वैल्यू को देखेंगे। तो इसके अंदर जो है हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इसकी वैल्यू 1090 है। इसकी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इन इक्वेशन नंबर 1, then we get में 1090 then tau is equal to tau is equal to 8 pc into this formula हम दोबारा जब करेंगे is equal to equal to three 3.14 में जो कि अभी करता है 7 होल स्क्वायर। And now we will discuss about some multiple choice questions. Then the first question is a spring is defined as an dash machine element. Option A plastic, option B elastic, option C special purpose या option D none of the above. So correct answer is option B elastic. जब मशीन के बारे में जब हम लोग जब डिस्कशन किया था तो उसके डेफिनेशन के अंदर हमने एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात करते कि अ मशीन इज द इलास्टिक एलिमेंट। और वो इलास्टिक एलिमेंट उसको क्यों कहा गया था, क्योंकि सर वो हमारी इलास्टिक की प्रॉपर्टी जो होती है उस इलास्टिक प्रॉपर्टी
लाइक उस इलास्टिक की प्रॉपर्टी कैरी करती है। मीन्स कि अब जब भी कोई एक हमारी स्प्रिंग होगी, और जब उस स्प्रिंग के ऊपर जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, देन वो अपनी शेप साइज से कुछ उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया जाता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाती है। और ये प्रॉपर्टी जो है हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। सो वी कॉल्ड वी आल्सो कॉल्ड कि स्प्रिंग इज द मशीनिंग स्प्रिंग इज द इलास्टिक मशीनिंग एलिमेंट which is uh, which is written in original shape and size when the remove action. So our question. Question number 2. In which of the following item a spring is used to store energy? Option A clocks, option B toys, option C circuit breakers, या option D all of the above. So the correct answer is option D all of the above. Because कि जब हम स्प्रिंग के बारे में जब हम बात करते हैं और स्प्रिंग की जब एप्लीकेशंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो उसके अंदर हम टर्म के बारे में बात करी थी, और वो पर्टिकुलर टर्म हमारी ये थी कि उस पर्टिकुलर और उस स्प्रिंग एप्लीकेशंस के अंदर हमारी पर्टिकुलर टर्म ये थी कि वो हमारी किसी भी एनर्जी को स्टोर, मतलब कि वो हमारे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कि मीन्स कि इस किसी भी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब वो हमारे मूवेबल कंडीशन में हो और उसकी एनर्जी को अगर स्टोर करना हो, तो हम उसके लिए हम स्प्रिंग को यूज में लेते हैं। और इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सम एग्जांपल यूज में लिए थे। उनमें से ये 3 एग्जांपल भी हमारे आते हैं, लाइक क्लॉक्स हो गया, टॉयज हो गया एंड सर्किट ब्रेकर्स हो गए। कि इनके अंदर मीन्स कि जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो वो जो एनर्जी सेविंग का काम जो करता है, वो उसमें लगी स्प्रिंग करती है। फिर वो चाहे हमारी क्लॉक्स हो, चाहे हमारे टॉयज हो, हमारे खिलौने हो, या चाहे हमारा सर्किट ब्रेकर हो। सो कि इसका यूज जो है, मतलब कि स्टोर एनर्जी, मतलब कि इस पर्टिकुलर एप इस स्प्रिंग की पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पर वो हमारी स्टोर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसका एग्जांपल हमारा क्लॉक्स भी हो सकता है, टॉयज भी हो सकता है एंड सर्किट ब्रेकर्स भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, लाइक क्लॉक्स, टॉयज एंड सर्किट ब्रेकर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड. In compression spring, the external tends to option A shorten the spring, option B lengthen the spring, option C both A and C, या A and B, या ऑप्शन डी इज कीप द लेंथ सेम। मीन्स कि इसके अंदर कहा गया है कि जब भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस्ड करोगे, कंप्रेस्ड का मीन्स कि उसको दबाओगे, तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ, मतलब कि कहाँ टेंड करेगा, मीन्स कि उस स्प्रिंग की जो है कि हमारी उस स्प्रिंग की शेप एंड साइज या उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। देन कि हम जानते हैं कि सर किसी भी स्प्रिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग कंप्रेस करोगे, दबाएंगे, देन जो उस स्प्रिंग की जो लेंथ जो है या शेप एंड साइज जो है वो हमारी स्मॉल हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शॉर्टन द लेंथ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Torsional shear stress are induced in the spring wire when option A spring is under compression, option B spring the under tension, option C both A and B, या option D none of the above. मीन्स की कहा गया है कि जब किसी भी स्प्रिंग वायर में टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस लगाया जाए, तो इसके अंदर से कौन सी कंडीशन होगी कि स्प्रिंग हमारे कंप्रेशन के अंदर वर्क करेगी, वो हमारे टेंशन के अंदर वर्क करेगी, वो हमारी दोनों के अंदर वर्क करेगी, या दोनों के अंदर ही वर्क नहीं करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बिकॉज कि जब भी हम शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो शेयर स्ट्रेस के अंदर हम शेयर स्ट्रेस के साथ साथ में उसके कॉम्प्रेशन प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंशन प्रॉपर्टी ऑब्लिक टेंशन प्रॉपर्टी के बारे में भी अपन बात करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, लाइक स्प्रिंग आर वर्किंग अंडर द compressions एंड टेंशन.
क्वेश्चन नंबर 5th. Question number 5th. The helix angle in case of the closely coiled helical spring. Option A less than 10 degree. Option B 10 degree to 15 degree. Option C 15 degree to 20 degree. या option D more than 20 degree. So the correct answer is option A less than 20 degree. Means कोई भी स्प्रिंग जो कि हमारी क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होगी, तब उसके अंदर जो हेलिक्स एंगल होगा उस वो कितने डिग्री पर मूव करेगा या कितने डिग्री पर वो एक्सटेंड करेगा, कितनी डिग्री पर स्टैंड करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेस देन 10 डिग्री. मीन्स कि उसका जो एक जो एंगल जो होगा वो हमारे 10 डिग्री से भी कम होगा व्हेन द स्प्रिंग आर वर्किंग एज अ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग. द हेलिक्स एंगल इन केस ऑफ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग. ऑप्शन है लेस देन 5 डिग्री. ऑप्शन बी 5 डिग्री टू 7 डिग्री. ऑप्शन सी 7 डिग्री टू 10 डिग्री. या ऑप्शन डी इज मोर देन 10 डिग्री. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोर देन 10 डिग्री. मीन्स कोई भी जो एक हमारी क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग जो हमारी होगी वो उसका मतलब कि उस हेलिकल स्प्रिंग हमारी क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल के अंदर उसका जो एंगल जो होगा वो हमारे 10 डिग्री से ज़्यादा होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मोर देन 10 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 8. The longest leaf in semi-elliptical leaf spring is known as option A chief leaf, option B master leaf, option A chief leaf, option B master leaf, option C major leaf या option D higher leaf. So the correct answer is option B master leaf because it is the semi-elliptical leaf in the case of the longest leaf. Question number 7. Helical torsion spring is used in option A door hinges, option B door closures, option B automobile starters या option D all of the above. So the correct answer is option D all of the above because कि हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग का यूज जो है हम लोग टॉर्जन स्प्रिंग डोर हिंग्स में भी कर सकते हैं, डोर क्लोजर्स में भी इसका यूज किया जाता है और ऑटोमोबाइल स्टार्टर्स के अंदर भी हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग का यूज किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Question number 9. The leaf of multi-leaf spring are subjected to option A bending stress, option B shear stress, option C axial stress या option D is all of the above. So the correct answer is option A bending stress because कि जो एक हमारी मल्टी लीफ स्प्रिंग की जो लीव्स जो होती है वो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में प्रभावित होती है, बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में सब्जेक्टेड होती है, ये बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. व्हेन we increase the multi-leaf spring, then bending stress also increase, and then when decrease the multi-leaf spring, bending stress is also decrease. So the correct answer is option A, bending stress. Question number 10. Question number 10. Multi-leaf spring are used in automobile suspension. Option B, railroad suspension. Option C, both, and B, option D, none of the above. So the correct answer is option C, both A and B. Because multi-leaf spring का यूज जो है
हम लोग ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में भी कर सकते हैं एंड रेल रोड सस्पेंशन में भी इसका यूज किया जा सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ एंड बी, ऑटोमोबाइल सस्पेंशन एंड रेल रोड सस्पेंशन आर यूज्ड इन द मल्टी लीफ स्प्रिंग. Question number 11. The spring index C is option A mean coil diameter oblique wire diameter, option C wire diameter oblique mean coil diameter, option C wire diameter into mean coil diameter, या option D none of the above. So the correct answer is option A mean coil diameter divided by wire diameter, because कि इस spring index का use जो है हम लोग मतलब कि स्प्रिंग इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा होता है मीन कि हम जानते हैं कि सर स्प्रिंग इंडेक्स हमारी मीन किसी भी स्प्रिंग के मीन कॉइल डायमीटर और वायर डायमीटर का रेशियो होता है. देन द स्प्रिंग इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय सी, द फॉर्मूला इज मीन कॉइल डायमीटर कैपिटल डी अपॉन वायर डायमीटर स्मॉल डी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मीन कॉइल डायमीटर डिवाइडेड बाय वायर डायमीटर. Question number 11. Question number 12. The spring index indicates the relative sharpness of the dash of the coil. Option A length, option B curvature, option C thickness, या option D none of the above. So the correct answer is option B curvature. कि जो हमारी स्प्रिंग यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो स्प्रिंग इंडेक्स हमारी कॉइल की मतलब कि शार्प मतलब कि कॉइल की किस शार्पनेस को डिफाइन करती है, तो इसका सही आंसर होगा कर्वेचर. मीन्स कि कोई भी एक स्प्रिंग को कितना अमाउंट ऑफ कर्व देना या उसके कर्व का एंगल कितना होगा या उसकी क्या वैल्यू होगी, इस चीज को जो है हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय सी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कर्वेचर, which is used for the indicates and represent the sharpness of the curvature of the coil. Question number 13. A spring index from is considered as best for the manufacturer considerations. Option A 4 to 12, option B 12 to 20, option C 20 to 28, या option D is 28 to 36. So the correct answer is option A 4 to 12. मीन्स कि किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के लिए अगर हम लोग ये सोचें कि स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम लोगों को पता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के लिए जहाँ पर हम स्प्रिंग की डिजाइनिंग करें, वहाँ पर हमारे स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू 4 to 12 होनी चाहिए, मीन्स 4 से 12 होनी चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4 to 12. Question number 14. Axial length of the spring which is so compressed that the adjacent coil touch each other. Option A compressed length, option B solid length, option C free length, या option D none of the above. So the correct answer is option B solid length. कि एक्सियल लेंथ ऑफ द मतलब कि किसी भी एक स्प्रिंग जो उसको कंप्रेस करती है जहाँ, और वहां पर जो हमारी जो एडजस्टेंट कॉइल जो होती है, जो कि मतलब कि एक कॉइल दूसरे को और दूसरे कॉइल के साथ टच होती है, मींस कि इस की कॉइल 1 कॉइल 2 के साथ टच होगी, कॉइल 3 के साथ में टच होगी और कॉइल 3 4 के साथ में टच. तो ये जो एक दूसरे के साथ में जो होते हैं कनेक्ट होते हैं, तो ये कौन सी को कंसीडर कर यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हमारे विच टाइप्स ऑफ लेंथ आर इन दिस ट्रीटमेंट. देन correct answer is option B. So, question number 15. Axial length of an unloaded helical compression spring is called option A compressed length, option B solid length, option C free length, या option D none of the above. So the correct answer is option C free length. कि अगर मतलब कि कोई भी एक हमारी स्प्रिंग है जो कि हमारी एक्सियल लेंथ कंसिडर कर रही है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लोड नहीं लग रहा, वो हमारी अनलोडेड है और उसको अगर हम लोग अनलोडेड हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग बोल रहे हैं, देन
which types of length are used in this statement? So the correct answer is option C, free length. कि अगर किसी भी स्प्रिंग के ऊपर कोई भी लोड हमारा नहीं लग रहा है, मीन्स कोई एडजेसेंट कॉइल एक दूसरे के साथ में टच में नहीं आ रही है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो रही है, देन वो मतलब देन उस कंडीशन के अंदर जो हमारी लेंथ कंसिडर की जाएगी वो हमारी फ्री लेंथ होगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्री लेंथ. The force question number The force required to produce unit deflection is known as the option A gradient of spring, option B stiffness of spring, option C spring constant, या option D all of the above. So the correct answer is option D all of the above. कि मीन्स कि जो एक हमारी किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो एक फोर्स रिक्वायर्ड है डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम ग्रेडियंट ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं एंड स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट which also known as gradient of spring, stiffness of the spring and spring constant. Next, the coils of the spring which are in contact with the seat and do not contribute to spring action are called option A resting coils, option B static coils, option C inactive coils, या option D ideal coils. So the correct answer is option C inactive coils. मीन्स कि जो एक हमारे coils of the spring जो होगी जब वो हमारी सीट के साथ में कनेक्ट को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, types of coils are used in the coils. Question number eight. Following is are styles as of and style of having compression spring. Option A plain ends, option B plain and ends, option C square and option D all of the above. So the correct answer is option D all of the above. हम लोग उसके अंदर plain end का जो एंड का जो कॉन्सेप्ट है एंड ऑप्शन जो हम इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज में लिया जाए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव means plain and ground ends which are used in the form of the helical compression spring for a end style end. Number of inactive coils in plan end is are option A 0, option B 1, option C 2 या option D 3. कि मतलब किसी भी प्लेन एंड के अंदर इनएक्टिव मतलब कितने नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉइल्स होंगे तो वो हमारे जीरो होंगे. मींस कि जब भी हम प्लेन एंड के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी जितनी कॉइल्स होती है वो सारी एक्टिव होती है. मींस उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर किया जाता है, उसकी शेप एंड साइज इस तरीके की होती है. सो वहां पर इनएक्टिव कॉइल्स हमारी नेग्लिजिबल हो जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज जीरो फॉर द यूज ऑफ द इनएक्टिव नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉइल्स इन द प्लेन एंड. Question number next. The length of one coil in the spring is option A pi into d, option B 2 pi into d, option C pi d by 2 या option D pi d by 4. So the correct answer is option A pi into d which are used for the वन कॉइल इन की किसी भी स्प्रिंग में वन कॉइल के लेंथ को मेजर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है पाई इंटू डी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द स्ट्रेन एनर्जी विच इज डिनोट The strain energy, which is denoted by E, is where P is equal to load and delta is equal to the friction of the spring. Well, the formula is E delta by 2
2 delta, option C P delta by 3, या option D is P delta by 4. So the correct answer is option A, P delta by 2, which is used in the strain energy load. For two spring in series, effective spring K is where K1 and K2 are stiffness of the spring 1 and 2 respectively. Option A K1 K2 by K1 K2 divided by K1 plus K2. Option B K1 plus K2. Option C K1 K2. या option D is K1 plus K2 divided by K1 K2. So the correct answer is option A K1 K2 divided by K1 plus K2. Next, for two spring in parallel, effective stiffness, which is denoted by K, is where K1 and K2 are stiffness of the spring, first and second respectively. Option A K1 K2 divided by K1 plus K2. Option B K1 plus K2. Option C K1 K2. या option D is K1 plus K2 divided by K1 K2. So the correct answer is option B K1 plus K2. A factor of safety in the design of a spring is usually option A 1.5 or less, option B 3 or less, option C 4.5 or less, or option D 6 or less. So the correct answer is option A 1.5 or less. A concentric spring consists of two helical compression spring is option A. Both spring always have right hand helix. Option B. Both spring always have left hand helix. Option C. Both spring always have opposite end of helix. Yeah, option D is any of the above. So the correct answer is option C. Both spring always have opposite hand of the helix. Next question. Concentric spring are used in option A heavy duty diesel engines, option B aircraft engine, option C railroad suspension, या option D none of the above. So the correct answer is option D none of the above, because concentric spring जो है वो हमारी heavy duty diesel engine के अंदर भी यूज में आती है, एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, और रेलरोड सस्पेंशन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है. The initial gap between the extra full length leaf and the graduated length leaf before the assembly is called option A clearance, option B nip, option C gap, or option D I. So the correct answer is option B nip. The method used to induce a layer of the residual compressive stress on the surface of the spring wire is option A short pinning, option B burnishing, option C lapping, option D none of the above. So the correct answer is option A short pinning. Thank you.